पहली बड़ी खबर, ईरान के धर्मगुरु मोहम्मद बागेर खराजी का बयान। मुश्तबा के खिलाफ एक अफसर ने साजिश की है। मुश्तबा को उनके पिता के दफ्तर से दूर रखा गया। मुश्तबा को अलग थलग करने की कोशिश की गई। तेहरान में शैडो सरकार चलाने की कोशिश। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से इसी शैडो सरकार चलाने की कोशिश और मुश्तबा को अलग थलग करने की कोशिश को लेकर बड़े दावे किए गए हैं। मुश्तबा को आगे बढ़ने से रोका किसने, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि बागेर खराजी ने क्या कहा सुनिए। मुश्तबा को पिता अली खamenei के ऑफिस से दूर रखा गया। करीब 3 साल तक खamenei के ऑफिस से दूरी बनी रही। मुश्तबा को महज कागजात आगे बढ़ाने को दिए जाते थे। सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर उनकी राय की अनदेखी होती थी। कुछ रिश्तेदारों से भी मुश्तबा को दूर रखा जाता था। इन खुराफातों के पीछे अली असगर हिजाजी नाम के ऑफिसर हैं। अली असगर खamenei के ऑफिस में सिक्योरिटी डेप्यूटी हैं। आपको बता दें बागेर खराजी कौन है। खamenei परिवार के रिश्तेदार हैं। ईरान हिजबुल्लाह को तैयार किया है और शिया धर्मगुरु और नेता हैं। 2013 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते थे। अब मोसाद के खिलाफ ईरान के एक्शन प्लान को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है, जहां मोसाद को बर्बाद करने की तैयारी में है ईरान। जासूसी नेटवर्क ईरान बनाना चाहता है। इजरायल में घुसपैठ की कोशिश ईरान करना चाहता है। अब मोसाद के लिए किस तरीके का ईरान चक्रव्यूह बना रहा है, यही एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि मोसाद का चक्रव्यूह बहुत बड़ा है। लेकिन इसी मोसाद के चक्रव्यूह को क्या ईरान तोड़ पाएगा, क्योंकि प्लान तैयार किया जा रहा है। इजरायल में बड़ी घुसपैठ का प्लान है। मोसाद के जासूसों के ब्रेन वॉश करने का प्लान है। पकड़े गए जासूसों को डबल एजेंट बनाने का, डराने के लिए एजेंट्स को खुलेआम फांसी और हनी ट्रैप के जरिए खुफिया इनपुट लेना। हालांकि एजेंट्स को कड़ी यातना देकर पूछताछ और विश्वासघात करने पर फांसी की सजा। वहीं ईरान में सैन्य ठिकानों की संख्या भी बढ़ाना और परमाणु स्थलों की कड़ी सुरक्षा निगरानी। बगावत करने वालों का सफाया। खौफ का दूसरा नाम मोसाद बना कैसे, क्योंकि मोसाद जिस तरीके से ऑपरेट करता है, मोसाद जिस लेवल पर ऑपरेशंस को अंजाम देता है, उसी के बलबूते पूरी दुनिया में मोसाद के एजेंट्स के ऑपरेटिव रहने को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं। खौफ का दूसरा नाम मोसाद बना कैसे, काम कैसे करती है सुनिए। इनका बजट $2.8 बिलियन का है। सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं। खुफिया इनपुट होता है। सीक्रेट मिशंस पर काम करते हैं। एआई टेक्निक के इस्तेमाल किया जाता है। मशीन लर्निंग पर फोकस हमेशा से रहा, यहां तक कि माइक्रो रोबोट्स और रिमोट कंट्रोल से लैस रहते हैं। जीपीएस सिस्टम। टीम में 7,000 से ज्यादा लोग होते हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सीक्रेटली मिशंस को अंजाम देते हैं। इस बीच ईरान में नेतृत्व परिवर्तन की मोसाद की योजना फेल हो चुकी है। प्लान फेल होने के बाद मोसाद में बड़े बदलाव को लेकर यह खबर सामने आई है। यानी अब मोसाद का तेहरान को लेकर प्लान फेल होने पर एक्शन लिया जा रहा है और मोसाद डायरेक्टर रोमन गुफमैन ने बड़ा एक्शन लिया है। योजना फेल होने पर मोसाद के 2 वरिष्ठ ऑफिसर्स को हटाया गया। इजरायली मीडिया हाउस चैनल 12 के हवाले से इस खबर को लेकर दावा किया जा रहा है, जहां दावा यह कि मोसाद का मिशन तेहरान फेल। 2 ऑफिसर्स पर इसकी गाज गिरी है। मोसाद के डायरेक्टर रोमन गुफमैन ने 2 ऑफिसर्स को हटाया है। दोनों ऑफिसर्स ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की योजना तैयार की। इस योजना को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया गया था। हटाए गए ऑफिसर्स में से एक इंटेलिजेंस डायरेक्टर के प्रमुख हैं। इंटेलिजेंस डायरेक्टर को पिछले साल दिसंबर में नियुक्त किया गया था और हटाया गया दूसरा ऑफिसर है ईरान डिपार्टमेंट का प्रमुख। मोसाद प्रमुख चाहते थे कि ऑफिसर योजना के फेल होने की जिम्मेदारी ले। दोनों ऑफिसर्स ने योजना फेल होने की जिम्मेदारी नहीं ली, तो उन पर एक्शन लिया गया है। मोसाद में बदलाव को लेकर खबर समझिए, जहां विफलता के बाद मोसाद की स्ट्रैटेजी पर भी सवाल उठे और मोसाद ईरान पर नई स्ट्रैटेजी अपना रहा है। मोसाद प्रमुख गुफमैन बदलाव कर रहे हैं। बदलावों के तहत ही ऑफिसर्स को हटाया गया है और गुफमैन के हटाए गए ऑफिसर्स से पहले से मतभेद भी हैं। वहीं यहां से वार्ता पर ईरान में मतभेद को लेकर एक बड़ी खबर सुनिए। ईरानी नेतृत्व IRGC में मतभेद की खबर है और ईरानी वार्ताकारों ने माना है कि उन पर दबाव है। हालांकि डील के टिके रहने की गारंटी नहीं है, ये ईरानी वार्ताकारों की तरफ से कहा जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक और बड़ी खबर। समझौते पर ईरान में मतभेद, खबर सुनिए, जहां ईरानी वार्ताकारों ने मध्यस्थों से कहा समझौते के लागू होने की गारंटी नहीं है। ईरान में समझौते पर गंभीर मतभेद है। अराक्ची और कालिबाफ ने हॉर्मूज योजना को स्वीकार किया है, जो कि हॉर्मूज में आने जाने वाले जहाजों के लिए अलग लेन है। IRGC ने इस प्रस्ताव पर ही अतिरिक्त शर्तें लगा दी हैं। IRGC हॉर्मूज में टैक्स वसूलने का पक्षधर है, जबकि ईरानी वार्ताकारों पर घरेलू दबाव भी है और वार्ताकारों पर तत्काल आर्थिक राहत का दबाव। इस बीच बड़ी बात यह है कि समझौते से फायदा नहीं तो IRGC जहाजों पर हमले भी करेगा। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। हॉर्मूज खुल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हॉर्मूज पर अमेरिका का कंट्रोल है, अमेरिका का नियंत्रण है। युद्ध बहुत जल्द
खत्म हो जाएगा। ईरान बहुत दिनों तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये लेटेस्ट बयान, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी अमेरिका का स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल है और कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खुल चुका है। तो फिलहाल इस हालात में बड़ी खबर अमेरिका ईरान ओमान की बातचीत को लेकर ही है और इसी बातचीत का लेटेस्ट अपडेट सुनिए, क्योंकि मुश्तबा के हॉर्मूज हट से वार्ता अटकी हुई है। ईरान ड्राफ्ट में क्या है? ईरान की शर्तों पर ही हॉर्मूज खुलेगा। ओमान के साथ एक नया रास्ता भी तय। ऐसा तभी होगा जब अमेरिका नाकेबंदी को हटाएगा। यूएस इजरायली जहाजों पर हॉर्मूज पर फिलहाल बैन है। हालांकि वार्ता की स्थिति भी सुनिए, जहां ईरान ओमान के पक्षकारों में ये बैठक हो रही है और अमेरिका का दावा है कि समझौता करीब है, जबकि ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका से प्रत्यक्ष वार्ता रुकी हुई है। आईआरजीसी ने फिर वार्ता का विरोध भी किया है। वहीं अमेरिकी साइबर कमांड में खलबली। आज एक और बड़ी खबर है। जून जुलाई में 5 कर्मचारियों के सुसाइड को लेकर यह खबर है। ईरान जंग में अहम भूमिका निभाई गई थी और कर्मचारियों पर भारी दबाव की खबर है। फिलहाल ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इसको लेकर क्या बड़ा दावा कर रही है, क्योंकि अमेरिकी साइबर कमांड में इतना तनाव क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। 1 महीने में 5 लोगों ने सुसाइड किया है। साइबर कमांड ने ईरान युद्ध में अहम भूमिका निभाई है, अमेरिका के साइबर अभियानों को लीड किया है। ईरान युद्ध के दौरान साइबर कमांड का काम भी बढ़ा। अप्रैल में जनरल जोशुआ रूट ने फंड की मांग भी की थी। साइबर कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए $1 करोड़ की मांग की गई थी, जबकि चेतावनी दी कि फंडिंग नहीं मिलने पर बर्नआउट सैन्य क्षमता में गिरावट पड़ेगी। अप्रैल में ही फंडिंग की मांग के कुछ ही समय बाद साइबर कमांड में 5 आत्महत्याओं को लेकर बड़ी खबर। अब अमेरिका के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी सुनिए, जहां अमेरिका पर हमले के लिए ईरान की सेना तैयार हो चुकी है और अगर हमला हुआ तो हम तैयार। आईआरजीसी का बयान, अपने हथियारों को अपडेट कर रहे हैं। तो साफ है कि अमेरिका से भिड़ने के लिए ईरान फिर तैयार है और ईरान की सेना फिर से जंग के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। अब ईरान पर हमला तो अमेरिका पर उससे भी बड़ा अटैक। अमेरिका से लड़ने के लिए अपनी ताकत ईरान बढ़ा रहा है। तत्काल जवाबी कार्रवाई के लिए आईआरजीसी तैयारी को लेकर दावे कर रही है, जबकि ईरान अपने हथियारों को अपग्रेड करने में जुटा है। सेना की आंतरिक क्षमताएं विकसित कर रहा है। जवानों का हौसला और मनोबल भी ईरान बढ़ा रहा है, जिससे संकेत साफ है कि ईरान पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े हमले करने की तैयारी कर चुका है और इस बार अमेरिकी बेस पर पहले से बड़े हमले हो सकते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि अमेरिका के पास कुछ हथियारों की सप्लाई की थोड़ी कमी है। ये एक और बड़ी खबर सुनिए, जहां हथियारों की कमी की खबर लीक होने से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए और खबर लीक से ईरान से डील में अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है। ट्रंप प्रशासन ने हथियारों के लिए बजट में $21 मिलियन की मांग की। रिपोर्टर के सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें हर समय हथियारों की जरूरत होती है। हालांकि हथियारों की कमी की खबर से ट्रंप इनकार भी कर रहे हैं। सेना के पास जरूरी हथियारों की कोई कमी नहीं है। अमेरिका के पास बड़ी संख्या में हथियार हैं और हम लगातार हथियारों का उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं। CNN ने दावा किया था कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी है। और हथियारों की कमी की खबरों के बीच ट्रंप का एक और बड़ा बयान, दुनिया भर में हमारे हथियार मौजूद हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो उसे वापस ले लेंगे। हथियारों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के 3 बयान आपने सुने, लेकिन रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी है। 5 पॉइंट में खबर सुनिए। CNN दावा कर रहा है कि अमेरिका के पास हथियार की भारी कमी है। दावा यह भी कि ईरान जंग की वजह से पेंटागन के पास हथियारों की कमी हुई है। दावा यह भी कि अमेरिकी सेना के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी है। ईरान जंग में ही 80% थार इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो गए हैं और ईरान जंग में 50% से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर भी खत्म हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, अमेरिका के पास गोला बारूद की बहुत बड़ी मात्रा है और अमेरिका बहुत तेजी से नए हथियार भी बना रहा है। अभी इतिहास में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज और प्लांट भी बन रहे हैं। सवाल यही, क्या सही में अमेरिका के पास हथियार कम पड़ गए हैं? अब हथियारों के भंडार पर सूचना लीक की जांच भी होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने जांच के आदेश दे दिए हैं। संवेदनशील जानकारी बाहर आई और लीक से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। तो हथियार भंडार की मीडिया कवरेज और लीक की जांच के आदेश, क्योंकि हथियार खत्म होने की खबर से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। मीडिया कवरेज से रणनीतिकार चिंतित हैं। अमेरिका की सैन्य कमजोरी का संदेश आ रहा है और ईरान के साथ बातचीत में अमेरिकी दबाव भी कमजोर। हालांकि ट्रंप ने
कैंप डेविड में सीनियर ऑफिसर्स से बैठक भी की है। हथियारों की कमी पर मीडिया कवरेज पर चर्चा हुई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी सवाल किए। जिसने भी खबर लीक की उस पर कार्रवाई तय है। और युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ से मतभेद की खबरों को ट्रंप ने नकार दिया है। हेगसेथ से मतभेद की खबर पूरी तरह गलत। मैं हेगसेथ के काम से बहुत खुश हूं। डोनाल्ड ट्रंप और हेगसेथ में मतभेद क्या है? दावा यह किया जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप और युद्ध मंत्री हेगसेथ के बीच मतभेद रहे हैं और ईरान जंग के मुद्दे को लेकर दोनों के बीच ये मतभेद हुआ। मिसाइल इंटरसेप्टर कम होने से भी डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मतभेद होने की खबर गलत है। हेगसेथ ने शानदार काम किया है और हेगसेथ के काम से मैं बहुत खुश हूं। वेनेजुएला और ईरान अटैक अभियान सफल रहे हैं। बड़ी बात यह है कि क्या ट्रंप और हेगसेथ के बीच ईरान को लेकर ही मतभेद हुए? अब सऊदी अरब और हुथी में बड़े तनाव को लेकर खबर आई, जहां हुथी ने सऊदी अरब के नजरा में हमला किया है। सऊदी अरब के 11 नागरिक इसमें घायल हुए हैं। सऊदी अरब ने खतरे की चेतावनी भी दी है। हुथी ने यमन में सऊदी समर्थित सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस हमले में 40 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया गया। अब हमलों के बाद सऊदी अरब यमन सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियां भी बढ़ा रहा है। 2022 के युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर सैन्य तनाव और अमेरिका ने हुथी हमलों की निंदा करते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला बताया है। तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार को लेकर ग्लोबल बाजार में भी चिंता बढ़ चुकी है। सऊदी शेयर बाजार पर भी बढ़ते तनाव का नकारात्मक असर देखा गया है। जवाबी कार्रवाई होती है तो यमन मोर्चे पर फिर संघर्ष शुरू हो सकता है। अब सऊदी अरब और हुथी में बड़े तनाव को लेकर खबर आई, जहां हुथी ने सऊदी अरब के नजरा में हमला किया है। सऊदी अरब के 11 नागरिक इसमें घायल हुए हैं। सऊदी अरब ने खतरे की चेतावनी भी दी है। हुथी ने यमन में सऊदी समर्थित सुरक्षा बलों पर हमला किया। इस हमले में 40 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल का दावा किया गया। अब हमलों के बाद सऊदी अरब यमन सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियां भी बढ़ा रहा है। 2022 के युद्ध विराम के बाद सबसे गंभीर सैन्य तनाव और अमेरिका ने हुथी हमलों की निंदा करते हुए उन्हें क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाने वाला बताया है। तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार को लेकर ग्लोबल बाजार में भी चिंता बढ़ चुकी है। सऊदी शेयर बाजार पर भी बढ़ते तनाव का नकारात्मक असर देखा गया है। जवाबी कार्रवाई होती है तो यमन मोर्चे पर फिर संघर्ष शुरू हो सकता है। इसी संघर्ष को लेकर बड़ा सवाल कि क्या हुथी करेगा सऊदी पर मेगा अटैक? ट्रंप पर मुश्तबा का शिकंजा। सऊदी अरब मानता है कि हुथी हमलों के लिए ईरान जिम्मेदार है और IRGC हुथी के गठजोड़ में इराक के मिलिशिया भी शामिल हैं। हालांकि सऊदी अरब की खुफिया रिपोर्ट क्या कह रही है? कुछ दिनों में इराकी मिलिशिया हुथी सऊदी पर बड़े हमले करेंगे। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बंदरगाह और हवाई अड्डों पर हमले संभव है। सऊदी अरब ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों की मूवमेंट को भी नोटिस किया है। इराकी मिलिशिया हुथी और IRGC ऑफिसर्स के बीच कई बैठक हुई हैं। शांति समझौते को खत्म करना चाहता है ईरान। हालांकि ईरान का यूएस पर दबाव, जहां अमेरिका को अप्रत्यक्ष तौर पर सबक सिखाना चाहता है ईरान, और सऊदी अरब पर हमला हुआ तो अमेरिकी हित भी प्रभावित होंगे और अमेरिका सऊदी अरब के बीच गहरी आर्थिक साझेदारी है और पश्चिम एशिया के ऑयल मार्केट पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब अमेरिका की परमाणु नीति को लेकर भी बड़ी खबर आई है, जहां अपनी परमाणु नीति को बदलने की तैयारी में है अमेरिका। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। रूस चीन से टकराव की स्थिति में छोटे एटम बॉम्ब का इस्तेमाल मुमकिन है। NBC न्यूज के हवाले से अमेरिका की बदलती परमाणु नीति को लेकर क्या दावा किया जा रहा है, सुनिए खबर। जहां अमेरिका से बड़ी खबर आई, बदल गई परमाणु नीति, क्योंकि अमेरिका की परमाणु नीति बदलने को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया। जहां रूस चीन से तनाव होने पर यह नीति बदलेगी और अमेरिका छोटे एटम बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है। कम दूरी के टैक्टिकल न्यूक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर दावा किया जा रहा है। पेंटागन के नीति प्रमुख एल्ब्रस कोल भी समीक्षा कर रहे हैं। विरोधी के हमले से पहले अमेरिका इस्तेमाल कर देगा। अब ये भी जानिए कि आखिर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार होते क्या हैं। कम क्षमता और कम दूरी वाले परमाणु हथियार, इसमें पूरे शहर को निशाना नहीं बनाया जाता,
सीमित सैन्य लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि सीमित युद्ध क्षेत्र या सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अब आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान पर हमला किया। आज तस्वीरें सामने आई जहां हिजबुल्लाह के हथियार भंडार पर अटैक हुआ और 2 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद यह हमला हुआ। दोनों सैनिक दक्षिणी लेबनान के माजदल में विस्फोट की चपेट में आ गए थे। 4 बाकी इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जून में हुए युद्ध विराम के बाद पहली बार इजरायल के सैनिकों की मौत की खबर। अब लेबनान के तिबनीन और बुर्ज अल शिमाली में भी हमले को लेकर खबर है, जहां इजरायली हमलों में एक लेबनानी नागरिक की मौत हुई है। हमला तायरे शहर पर भी हुआ। लेबनान के तायरे शहर पर हमले की तस्वीर देखिए। हवाई हमले में एक घर तबाह हो गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया कि 2 मार्च से अब तक लेबनान में 4333 लोगों की मौत हुई है। हमलों के बीच ही लेबनान इजरायल में वार्ता भी जारी है। अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम वार्ता और दोनों देशों के बीच 7वें दौर की वार्ता। तो अब ये तस्वीरें लेबनान से सामने आई हैं और लगातार हो रहे हमलों के बीच आपको बता दें, लेबनान इजरायल में वार्ता का दौर भी जारी है। अमेरिका की मध्यस्थता में युद्ध विराम वार्ता को लेकर खबर है कि दोनों देशों के बीच 7वें दौर की वार्ता हो रही है।